बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का 10th लेक्चर 10वां लेक्चर है। चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक के मुताबिक पेज नंबर 20 पे है। चैप्टर का नाम ज़र मनी। ज़र की तारीफ़ आम वर्डिंग में तो हम ज़र से मुराद रुपया पैसा वगैरह लेते हैं, लेकिन इकनॉमिक्स में ज़र से मुराद थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाता है। ज़र से मुराद वो तमाम अशिया हैं जो जिसके बदले में दूसरी अशिया इजीली बग़ैर किसी हील व हुज्जत के मिल जाती हैं, उसे ज़र कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने ज़र की तारीफ़ की है। ज़र की तारीफ़ से पहले हम बराह रास्त तबादले का निज़ाम डिस्कस करते हैं। बराह रास्त तबादले का निज़ाम, बार्टर सिस्टम भी कहते हैं इसे। ये ऐसा निज़ाम है जब ज़र का कोई तसव्वुर नहीं था, यानी रुपए पैसे का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई एक ख़ास चीज़ को ज़र नहीं माना गया था। जब लोग अशिया के बदले अशिया का तबादला करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे, इसे कहते थे बराह रास्त तबादले का निज़ाम। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि जब ज़र का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था, तो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ अपनी अशिया का तबादला करते थे। अब देखें, इस दुनिया में हर शख्स अपनी ज़रूरियात की तमाम अशिया तो पैदा नहीं कर सकता। एक शख्स किसी एक शय को पैदा करने में मसरूफ़ है तो दूसरा शख्स किसी दूसरी शय को पैदा करने में मसरूफ़। कोई है जो कपड़ा बना रहा है, कोई है जूते बना रहा है, कोई चावल पैदा कर रहा है, कोई चीनी बना रहा है। हर शख्स एक ख़ास चीज़ को पैदा करने में मसरूफ़ है। लेकिन इंसान की ज़रूरियात कोई एक चीज़ तो नहीं है, ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कपड़े बना रहा है और उसे कपड़ों के बदले में चीनी ज़रूरत है, वो कपड़े देकर चीनी ले लेता है। कोई चीनी दे के जूते ले रहा है, कोई जी गंदम के बदले में चावल ले रहा है या चावल दे रहा है। ये जो अशिया का आपस में तबादला था जब ज़र का कोई तसव्वुर नहीं था, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है जी। इसको भी मुख्तलिफ़ लोगों ने डिफ़ाइन किया। तो यहाँ इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। बराह रास्त तबादले का निज़ाम ऐसी मईशत को ज़ाहिर करता है जिसमें कोई शय कबूलियत आमा की हैसियत ना रखती हो। कोई एक शय ना हो कि जिसके बदले में अशिया को तब्दील किया जा रहा हो और अशिया से तबादला किया जाता हो, यानी अशिया का अशिया के साथ तबादला किया जाता हो। बराह रास्त तबादले के तहत अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया से अशिया के साथ किया जाता है और ज़र को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बराह रास्त तबादले के तहत अशिया का लेन देन का ये तरीका हज़ारों साल तक राइज रहा। आज भी तरक्की पजीर ममालिक की पसमानदा कस्बों देहातों में लोग इस निज़ाम के तहत अशिया का तबादला करके अपनी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। तबादले के इस निज़ाम में मुआशी निज़ाम के फैलाव की वजह से बहुत सी मुश्किलात दरपेश आई हैं। अब हम वो मुश्किलात डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। बराह रास्त तबादले के निज़ाम की मुश्किलात। तबादले के निज़ाम की मुश्किलात देखें, हज़ारों साल पहले ये तरीक़ाकार था, क्यों ख़त्म हो गया? कोई मुश्किलात थी ना, कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो क्या प्रॉब्लम्स थे, क्यों इसको ख़त्म कर दिया गया? तो इसकी जो वजूहात थी, बराह रास्त तबादले के निज़ाम की जो मुश्किलात थी, उनमें से सबसे पहली जो मुश्किल थी, ज़रूरियात की दो तरफ़ा मुताबकत का फुकदान। ये पहली मुश्किल है। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस
कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ज़रूरियात की दो तरफा अदम मुताबिकत भी कहते हैं, मुताबिक ना होना, मुताबिकत दो तरफा, दोनों तरफ से। मैं आपको पहले इस बात को मिसाल से ज़रा समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, वो गंदम प्रोड्यूस करता है, गंदम दे के कपड़ा लेना चाहता है, तो उसे सबसे पहले तो ये गंदम पैदा करने वाले को सबसे पहले तो वो शख्स ढूंढना पड़ेगा जो कपड़ा बेच रहा हो। ठीक हो गया। सबसे पहले तो वो शख्स ढूंढना पड़ेगा जो कपड़ा बेच रहा हो, पता नहीं कहाँ मिलेगा। दूसरी मुश्किल उसके लिए ये थी कि जब अगर कोई कपड़ा बेचने वाला मिल भी जाता है तो हो सकता है कपड़ा जो बेच रहा है उसे गंदम की ज़रूरत ना हो। वो ये कह दे कि भाई मैं कपड़ा तो बेच रहा हूँ लेकिन मैं गंदम के बदले में तो नहीं बेच रहा हूँ, मेरे पास तो गंदम अवेलेबल है, मुझे तो नहीं चाहिए गंदम, मुझे तो कोई और चीज़ चाहिए। तो फिर इस गंदम देने वाले को, गंदम बेचने वाले को एक तो मुश्किल ये हो गई कि सबसे पहले तो उसे कपड़ा बेचने वाला शख्स ढूंढना पड़ता था, और दूसरी तरफ अगर वो मिल भी जाता है तो दूसरी मुश्किल ये थी कि वो शख्स गंदम नहीं देना, यानी दोनों में मुताबिकत नहीं है। ये गंदम देना चाहता है, कपड़ा लेना चाहता है, लेकिन ये कपड़ा तो देना चाहता है, गंदम लेना नहीं चाहता है, तो एक दूसरे के साथ उनकी मुताबिकत नहीं हो रही है। ये पहली मुश्किल होती थी। आज के दौर में देखें, जब हमारे पास ज़र मनी, पैसा, रुपया, पैसा मौजूद है, हमें ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। आप ज़र के थ्रू, पैसे के ज़रिए आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, दूसरा शख्स इनकार देने से इनकार नहीं कर सकता। देखिए उस वक्त देखें, वो गंदम देने वाला गंदम देना चाहता है लेकिन कपड़े लेने वाला गंदम लेना नहीं चाहता है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसे कहते हैं दो तरफा अदम मुताबिकत। दोनों तरफ लोगों के, जो बेचने और ख़रीदने वाला है, उनके दरमियान जो है वो मुताबिकत नहीं है। ज़रूरियात की दो तरफा मुताबिकत का फुकदान बराह रास्त तबादले के निज़ाम की सबसे बड़ी खामी थी, क्योंकि इस निज़ाम के तहत हर ज़रूरतमंद को ऐसा शख्स तलाश करना पड़ता था जो इसकी शय के अवज़ अपनी शय देने पर तैयार हो। यही बात बताई मैंने आप लोग को। सबसे पहले तो उसे वो शख्स ढूंढना पड़ेगा जो इसकी शय के बदले में इसकी ज़रूरत की शय दे दे। ये शख्स जो गंदम बेच रहा है, वो गंदम के बदले में जो कपड़ा लेना चाहता है, तो गंदम वाले शख्स को पहले कपड़ा बेचने वाला शख्स ढूंढना पड़ता था। अगर पहला शख्स या अलिफ शख्स के पास गंदम है और वो इसके अवज़ कपड़ा हासिल करना चाहता है, तो अलिफ शख्स ऐसा आदमी तलाश करे जिसके पास कपड़ा भी हो और वो गंदम के अवज़ देने को तैयार भी हो। लेकिन अलिफ शख्स को ऐसा आदमी तलाश करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हो सकता है कि अलिफ शख्स को ऐसा आदमी मिल जाए, पहले तो उसे तलाश करने में मुश्किल आ रही है। अगर हो सकता है उसे मिल जाता है, अलिफ शख्स को आदमी मिल जाए जिसके पास कपड़ा मौजूद हो, लेकिन वो गंदम के अवज़ देने को तैयार ना हो, या फिर ऐसा आदमी मिल जाए जिसको गंदम की ज़रूरत हो लेकिन इसके पास देने के लिए कपड़े की बजाय कोई और शय मौजूद हो, तो दोनों तरफ जो थी वो मुताबिकत नहीं थी। ये पॉसिबल था। देखें, वो गंदम वाले को तो कपड़े की ज़रूरत है लेकिन कपड़े वाले को गंदम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कपड़े वाले को तो गंदम की ज़रूरत है लेकिन गंदम वाले को कपड़े की अगर ज़रूरत नहीं है, तो दोनों तरफ जो मुताबिकत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। आज के दौर में ज़र ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। अब ज़र के ज़रिए कोई भी शख्स अपनी ज़रूरत की शय ख़रीद सकता है। दूसरी मुश्किल की तरफ आते हैं। अब मुश्तरक पैमाना कदर का फुकदान, ये दूसरी मुश्किल है। मुश्तरक पैमाना कदर का फुकदान, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, ये जी दूसरी मुश्किल आ गई है। पीछे आपने मुश्किल डिस्कस की, ज़रूरियात की दो तरफा अदम मुताबिकत। मिसाल के तौर पर वो मुश्किल हल हो गई है। वो जो गंदम बेचने वाला शख्स है, उसे कपड़े वाला शख्स भी मिल गया है
और कपड़े वाला शख्स कह रहा है ठीक है मैं गंदम के बदले में आपको कपड़ा देने के लिए तैयार हूँ। अब गंदम देने वाला कितनी गंदम देगा और कपड़ा देने वाला उसे कितना कपड़ा देगा, ये मैयर ऑफ वैल्यू। देखिए हर चीज़ की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, हर चीज़ की वैल्यू एक जैसी नहीं है। भाई हम ये बात करें भी एक बंदा सोना बेच रहा है और दूसरा बंदा जी चावल बेच रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि ये 1 किलो सोना देगा और ये इसको 1 किलो चावल दे देगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चावल। तो उस ज़माने में ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि जब एक शख्स अपनी शय दूसरे शख्स को देगा, दूसरे शख्स से अपनी ज़रूरत की शय लेगा, तो उनके दरमियान जो एक्सचेंज रेट होगा वो कितना होगा। एक शख्स कितनी गंदम देगा उसे कितना कपड़ा मिलेगा, जो कपड़ा देगा उसे कितनी गंदम मिलेगा, सोना बेचने वाले को कितने चावल मिलेंगे एक सोने की एक ख़ास क्वांटिटी के बदले में। तो ये जो प्रॉब्लम था आज के दौर में, ये प्रॉब्लम भी ज़र ने सॉल्व कर दिया। अब हर चीज़ की प्राइसेस मौजूद हैं, भी चावल इतने रुपए किलो है, सोने की प्राइस ये है, गंदम की प्राइस ये है, हर चीज़ की प्राइस है। तो लोगों को इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि हर शय की जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं होती है। लोगों को ये नहीं अंदाज़ा होता था कि मुझे अपनी शय की कितनी क्वांटिटी देने पर दूसरी शय की कितनी क्वांटिटी मुझे मिलेगी। आते हैं जी इधर बुक से देखें। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में अशिया की निस्बती मालियत को जांचने का कोई पैमाना मौजूद नहीं था जिससे ये तयन हो सके कि किसी शय के बदले दूसरी शय की कितनी मिकदार हासिल की जा सकती है। हाँ, अगर खुशकिस्मती या इतफाक़ी तौर पर दो अफराद का मिलाप हो भी जाता है, दो अफराद आपस में राज़ी भी हैं, एक शख्स अपनी शय को दे रहा है दूसरे शख्स से ले रहा है, वो दोनों आपस में जिनकी ज़रूरियात में बाहम मुताबिकत मौजूद है, तो फिर दिक्कत ये पेश आती थी कि एक शख्स के पास शय की कितनी मिकदार के अवज़ दूसरे शख्स की शय की कितनी मिकदार का तबादला किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 10 किलो चावल हैं और वो गंदम के अवज़ बदलना चाहता है। फ़र्ज़ करें गंदम के ख्वाहिशमंद को ऐसा शख्स मिल जाए जो गंदम के चावलों के अवज़ बदलने को तैयार है। ऐसे में अगर चावलों का मालिक 10 किलो चावल के अवज़ 20 किलो गंदम तलब कर ले, वो कहता है मैं जो 10 किलो चावल दूंगा तो 20 किलो गंदम लूँगा, लेकिन गंदम का मालिक 10 किलो चावल के अवज़ सिर्फ 10 किलो गंदम देने को तैयार हो, तो दो तरफा मुताबिकत होने के बावजूद सौदा तय नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। बराह रास्त तबादले के दौर में बाज़ औक़ात ज़रूरियात की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए भी लोग अपनी शय की ज़्यादा मिकदार दूसरे को देकर कम मिकदार वसूल कर लेते थे। अब एक शख्स को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लाजमी तौर पर वो बेचारा अपनी शय की ज़्यादा मिकदार देकर दूसरे ज़रूरत की शय को लेता था। तो ये भी दूसरी हमारे पास मुश्किल थी। इसकी अब आते हैं जी नेक्स्ट जो मुश्किल थी, अशिया की अदम तकसीम पजीरी। तकसीम पजीरी, डिविजिबिलिटी, उनको हम छोटे छोटे हिस्सों में, बहुत सारी अशिया ऐसी होती थी जिनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता था। अशिया की अदम तकसीम पजीरी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है जी। अशिया को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना एक मुश्किल काम था, ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी अशिया थी जिनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालता है, ठीक है जी, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो बकरियों के बदले में कुछ चीज़ चावल लेना चाहता है, ठीक है। अब वो 1 किलो चावल लेना चाहता है, उसके बदले में पूरी बकरी भी नहीं दे सकता और बकरी के छोटे छोटे हिस्से भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक मुश्किल थी कि बहुत सारी अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन नहीं होती थी, जिसके लिए उसे या तो वो चीज़ अपनी ज़रूरत की चीज़ छोड़नी पड़ती थी या फिर वो उसे अपना नुकसान करके वो दूसरी चीज़ लेनी पड़ती थी। ये भी एक मुश्किल थी। इधर देखें जी,
बराह रास्त तबादले के निज़ाम में बहुत सी अशिया मसलन गाय बकरी कुर्सी वगैरह की तकसीम पजीरी नामुमकिन थी, जिसकी वजह से ज़रूरियात की दूसरी अशिया मुख्तलिफ अफराद से हासिल नहीं की जा सकती थी। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास तीर कमान था और वो इसके बदले में गंदम चावल या दूध हासिल करना चाहता है, तो वो इन अशिया को हासिल करने के लिए तीर कमान को तकसीम नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात बराह रास्त तबादले में एक और दिक्कत ये पेश आती थी कि जिसमें ज़रूरतमंद को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़ायद कदर व मालियत की शय कुर्बान करनी पड़ती थी। यानी वो अगर अपनी ज़रूरत की शय लेना चाहता तो बेचारा अपनी चीज़ ज़्यादा मालियत की चीज़ भी देकर दूसरी शय, अगर मिसाल के तौर पर अगर शख्स को पहनने के लिए जूता दरकार है और इसके पास जूते हासिल करने के लिए एक गाय होती है, तो ऐसे में वो गाय को टुकड़ों में तकसीम भी नहीं कर सकता, लिहाजा इसे या तो जूतों की एवज़ गाय देनी पड़ती थी या फिर वो अपनी ज़रूरत को छोड़ना पड़ता था कि ये चीज़ मैं नहीं लूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो मसला आ रहा है वो जी चौथी ज़ख़ीरा कदर। ज़ख़ीरा कदर का फुकदान, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज़। आज के दौर में देखें, लोगों के पास जो ज़र है, रुपया पैसा है, वो बैंकों में रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है मुस्तकबिल में ले लेते हैं, उसकी कदर में कोई कमी नहीं आती है, वो वैसे ही चीज़ रहती है जो ज़र होता है। लेकिन उस ज़माने में तो रुपया पैसा नहीं था, ज़र नहीं था, लोगों के पास ज़र जो था वो अशिया की सूरत में था, चावल गंदम कपास गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, और ये ज़्यादा देर चलती नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कदर में कमी आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी होना शुरू हो जाती थी। जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती थी इनकी कदर व मालियत में कमी आ जाती थी। फ़ाज़ल एक शख्स के पास गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो गाय भैंस भेड़ बकरियां बूढ़ी होती जा रही हैं और एक वक्त आता तो वो मर जाती थी, तो उनकी कदर मालियत को वो ज़ख़ीरा स्टोर नहीं कर सकता था। ठीक है जी। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में लोगों के पास दौलत गाय भैंस बकरियों और अशिया फल सब्जियों दूध मछली वगैरह की सूरत में होती थी। इन अशिया की कदर को ज़ख़ीरा करने में बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आती थी, क्योंकि गाय भैंस बकरियों की देखभाल और निगहदाश्त पर कसीर अखराजात और वसी जगह दरकार होने के बाद मालिक को काफ़ी नुकसान हो, और जबकि गल सड़ जाने वाली अशिया फल सब्जियाँ वगैरह को लंबी मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसी सहूलियात ही मुयस्सर ना थी कि इन्हें बाहिफाजत ज़ख़ीरा किया जा सकते, इसलिए ये अशिया जल्द ख़राब हो जाती थी। इस तरह इन अशिया के मालिक को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था। नेक्स्ट जो मुश्किल है वो है दौलत की नकल मकानी में मुश्किल। दौलत की नकल मकानी का फुकदान, लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। आज के दौर में देखें, जो वेल्थ है, जो दौलत है, जो रुपया पैसा है, जो ज़र है, आप उसे एक मिनट में एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ ईजी पैसा। और आप कराची में किसी शख्स को रकम भेजना चाहते हैं तो आप इजीली एक मिनट में उसके अकाउंट में रकम भेज सकते हैं, उसको जैज़ कैश के थ्रू, ईजी पैसा के थ्रू, किसी भी ज़रिए से रकम। लेकिन उस ज़माने में तो जो दौलत थी वो अशिया की सूरत में थी, फल सब्जियां गंदम चावल गाय भैंस भेड़ बकरी, इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फ़ाज़ल एक शख्स है, वो एक इलाके को, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल थी, वो अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएगा, ये भी एक मुश्किल सामने आती थी। बराह रास्त तबादले के दौर में लोगों के पास दौलत खसूसन ज़मीन और असासे मवेशी और अशिया की शक्ल में होते हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह, एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास दौलत गाय भैंस बकरियों घोड़े और ऊँटों गल्ले फल और सब्जियों की सूरत में होती थी, तो इन अशिया को दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फल और सब्जियां गल सड़ जाती थी, नकल मकानी पर बेशुमार अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते थे। इस तरह ऐसे अफराद जिनको घर फ़रोख्त करने के एवज़ मुतअद्दिद अशिया मिलती थी, ज़रूरी नहीं इन्हें किसी दूसरी जगह इन अशिया के बदले में घर मिल सके या ऐसी। तो
आसान सी बात थी कि दौलत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है जी, मुस्तकबिल में अदायगियों में दिक्कत, डिफ़िकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन उधार। मुस्तकबिल में अदायगियों का मतलब है जब आपने आज के दौर में किसी शख्स ने कोई उधार रकम ली है तो उसको वही दोबारा उधार रकम वापस कर देता है, तो उसमें कोई कदर में कमी नहीं आती है। बेफाज़ल एक शख्स ने 1000 रुपये उधार दिया है और उसको 1 महीने के बाद दोबारा वो शख्स 1000 रुपये वापस कर देता है, तो उसकी कदर मालियत में कोई कमी नहीं आती। ये भी वो शख्स नहीं कह सकता कि मैंने आपको दिया था जी 1000 रुपया मेरा नया था, आपने जो मुझे वापस किया है वो 1000 पुराना। ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है आज के दौर में। लेकिन उस दौर में देखें जब एक शख्स अपनी शय किसी दूसरे को उधार देता था तो वो शायद जब वो वापस करता था तो जो शख्स जिसने उधार दिया था वो इतराज़ कर सकता था, मैंने जो आपको शय दी थी वो अच्छी क्वालिटी की थी, वो नई थी, लेकिन आपने जो मुझे चीज़ दी है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। फ़ाज़ल एक शख्स ने एक बकरी इस शख्स को उधार दिया, जब वो वापस उधार करने आया है फ़ाज़ल उसके पास वो बकरी मर गई है। अब वो वापस जो करेगा कोई और बकरी वापस करेगा तो लेने वाला कह सकता नहीं मेरी बकरी तो बहुत अच्छी थी, मेरी बकरी तो मोटी ताज़ी थी, उसके बड़े बड़े कान थे, आपकी बकरी तो ऐसी नहीं है, वो लेने से इनकार कर सकता है। तो उधार लेन देन में भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में मुस्तकबिल की अदायगियाँ चुकाने के सिलसिले में कई मुश्किलात दरपेश थीं। चूँकि बराह रास्त तबादले के दौर में ज़र तो मौजूद न था, इसलिए लोग उधार अशिया की शक्ल में हासिल करते और अशिया की शक्ल में ही वापस करते। इस सूरत में ये मुश्किल पेश आती थी कि अगर किसी शख्स ने कर्जदार को कह साली के ज़माने में एक बोरी गंदम उधार दी है तो इसे गंदम की फरमानी के ज़माने में गंदम की पहले जितनी ही मिकदार वापस मिलती, तो ऐसे में उधार लेन देन के सिलसिले में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान काफ़ी रंजिशें पैदा होती थी। गंदम की कदर, इस तरह उधार लेन देन के मामले में मवेशियों का इस्तेमाल भी दिक्कत का बायस बनता था, क्योंकि अगर कोई शख्स कोई मवेशी उधार ले जाता तो वापसी पर कर्ज़ का कई एतराज़ उठाता था, मवेशी बीमार है, कमज़ोर है, बड़ा है, छोटा है वगैरह वगैरह, इस तरह के बड़े हालात का सामना करना पड़ता था। लास्ट में पॉइंट है जी, हुकूमत की वसूलियों में दिक्कत। हुकूमती वसूलियों में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी दिक्कत आती थी। रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है। जैसे आज के दौर में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स की सूरत में रकम ले जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, या गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देती है, उनके अकाउंट में आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस ज़माने में सोचें जब लोगों के पास सिर्फ अशिया थी, वो गवर्नमेंट को क्या देते होंगे? जो बंदा चावल प्रोड्यूस कर रहा है वो चावल दे रहा है, कोई बंदा गंदम दे रहा है, कोई बंदा गाय दे रहा है, कोई बंदा बकरियां दे रहा है। गवर्नमेंट के पास तो ये सारी चीज़ें मसाइल क्रिएट करें। इसी तरह अगर गवर्नमेंट लोगों को तनख्वाहें दे रही है, आज के दौर में जी ज़र की सूरत में तनख्वाहें चलेंगे, उस ज़माने में गवर्नमेंट क्या तनख्वाहें देती? गंदम देती, चावल देती, बकरियां देती, ये सारी चीज़ें देती। तो ये गवर्नमेंट की अदायगियों और वसूलियों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में एक और मुश्किल ये थी कि हुकूमत अपने वाजिबात और अखराजात ज़र की अदम मौजूदगी के बायस किसी जिन्स या शय की सूरत में वसूल और ख़र्च करती। चूँकि हुकूमत वसूलियाँ अशिया, गाय, भैंस, बकरियाँ वगैरह की सूरत में वसूल करती थी, इसलिए इन अशिया का ज़ख़ीरा करना बड़ा मुश्किल था। हुकूमत इन चीज़ों को कहाँ रखती? सब्ज़ियाँ, फल वगैरह गल सड़ जाते थे। इस तरह हुकूमत को कसीर नुकसान उठाना पड़ता था। दूसरी तरफ हुकूमत को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ लोगों को अदायगियाँ करनी पड़ती थी, जो अशिया की शक्ल में होने के बायस दो तरफ़ा मुताबिकत का ना होना अदम तकसीम पजीरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बायस बनती थी, जो पीछे मुश्किलात आ रही थी। जैसी मुश्किलात के बायस हुकूमत के लिए कई किस्म के मसाइल को जन्म देती थी। इन हालात में ये निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ और अपनी कदर खो बैठा। इन सारी मुश्किलात के पेश नज़र आहिस्ता आहिस्ता बराह रास्त तबादले का निज़ाम ख़त्म हो गया। पहले
तो इसके बाद वाले हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि ज़र ने कौन कौन सी शक्लें तब्दील की हैं, पहले क्या था, फिर उसके बाद कैसे हुआ। इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में।